My name is Kanishkar Zamkar. In the UPSC 2023, I have got the rank 614, and I'm blessed and I'm happy to be selected after years of hard work. And this session today, I have been invited, and I'm thankful for the invitation to help new aspirants and fellow aspirants who have been struggling at one or the other field, be it prelims, mains, or interview, and to guide any one of you who is new to this field. And I will try to do justice to your time. And I hope I'm able to guide you and answer all your doubts. सेकेंडली ये एक बाइलिंगुअल सेशन होगा हिंदी और इंग्लिश में। आप मुझे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं सो दैट इंटरैक्टिव भी हो जाए। इट शुड नॉट बी अ मोनोलॉग। आप मुझे आपके डाउट्स पूछिए सो दैट मैं आपको बता सकूं आपके हिसाब से एंड आपके क्वेश्चंस के आंसर्स दे सकूं। और यहाँ पे जितने भी लोग आए, काफ़ी लोग आ चुके हैं अभी ऑनलाइन, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। So I'll start the session with a brief intro and some parts about my UPSC journey, and then we'll start off with prelims mains. So my optional is political science for the UPSC preparation, and I did not take any coaching per se, but I was very much a part of test series of 2-3 institutions. I did a lot of self study, and my core focus self study पर ही था। जितना मैं टाइम सेल्फ स्टडी पे दे रहा था, उससे ज़्यादा मैंने क्लासेस वगैरह में नहीं स्पेंड किया है। सो आई बिलीव सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेक्स्ट ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। सेकेंडली, हम काफ़ी बार बात करते हैं नॉलेज बेस की, बट हम कभी बात नहीं करते एग्जाम कंपोजर या फिर क्लास एग्जाम हॉल कंपोजर के बारे में, ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन के बारे में। सो ये और एक चीज़ है जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स को काम करना चाहिए जिस पे। मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, लेकिन एग्ज़ाम में वो ब्लैंक आउट हो जाते हैं या फिर उन्हें कुछ चीज़ें याद नहीं आती, तो उसके वजह से उन्हें दिक्कत हो जाती है कि आगे जाके कैसे सॉल्व करें, एक डर बैठ जाता है एग्ज़ाम के बारे में। सो मैं यही कहूँगा कि इसके बारे में भी हम थोड़ा बात करेंगे। एंड अबाउट माय यूपीएससी जर्नी, I'll start off by saying that around 2019, I started preparing, and during the COVID time, I worked a lot hard. I worked so much in the time zone that I got that I made extensive notes, and I gave 3 mains, and this mains I cleared. So I think the incremental changes that I have made, I'll be sharing them with you. UPSC journey में मैं I think I was supported by my parents, my family members, my friends, I extensively. After every failure, I did not let myself demotivated, and ये नहीं सोचा कि यूपीएससी छोड़ना है या कुछ करना, कुछ और एग्जाम देनी है। Sorry. I stuck to this. I made sure that my thought process is clear. I made sure that कुछ भी हो यूपीएससी के लिए प्रेप करते रहना है। And over a period of time, I saw that there was huge difference in my understanding from where I started, how my understanding about the UPSC changed over the time period, and then how I understood what to study, what not to study, and how to study. I think how to study is one of the most important aspects of UPSC because the syllabus is vast, the syllabus is huge, and retention of the entire syllabus is another story. So let's go with the prelims. I think GS1 is these days is not a problem for a lot of people, but GS2 is has become the most tough nut to crack. सो GS1 के लिए मैंने एक सीरीज बुक लिस्ट बना के रखी थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बुक लिस्ट में सारे एनसीईआरटीज, मेजर 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 एनसीईआरटीज और उनके नोट्स है। सेकेंडली, कोर बुक्स को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई क्लासरूम नोट्स या फिर कोई क्लासेस के नोट्स
एनसीईआरटीज़ को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो अगर आप सोच रहे हो कि किसी टॉपर के नोट्स या फिर किसी क्लासरूम के नोट्स हम यूज़ करके एनसीईआरटीज़ को नहीं पढ़ेंगे, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। ये गलती मत कीजिएगा। आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटीज़ आर द बेसिक, द कोर फाउंडेशन, सो मेक श्योर दैट यू रीड एनसीईआरटीज़। सो सब्जेक्ट वाइज़ डिवीज़न काफ़ी सारा है। इफ वी स्टार्ट कवरिंग दैट काफ़ी टाइम लगेगा, बट एक कोर बुक लिस्ट जो होती है वो मैंने शेयर कर चुका हूँ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन द क्रक्स हैज़ बीन द एनसीईआरटीज़, द मेन रेफरेंस बुक्स एंड द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। न्यूज़पेपर में भी द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। इंडियन एक्सप्रेस में अभी एक नया मैगज़ीन शुरू हुआ है, यूपीएससी एसेंशियल्स करके। आई थिंक दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, दैट विल एंश्योर दैट यू विल गेट 1 month gist as well as questions and a lot of पीवाईक्यू रिलेटेड एमसीक्यूज़ एज़ वेल एज़ मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छे से वो लोग बताते हैं उसमें। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका अटेम्प्ट 2025 में है, तो 2025 के लिए अभी भी टाइम है, अगर ये सोच रहे हो तो नहीं, 1 साल ऐसे ही चला जाएगा। देखते-देखते आपकी प्रीलिम्स भी आ जाएँगी। So you should be very much alert as well as active and put in daily 6 to 8 hours of preparation so that you can answer, you should be ready for the next attempt. मुझे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा है अब तक दैट इज़ इट रिक्वायर्ड कि 8 से 10 घंटा पढ़ना ही चाहिए? मैं कहूँगा आप पढ़ाई को टाइम में ना गिनें। There are times when someone can study something in 5 to 6 hours and the same study someone might do in 8 to 10. So मैं ये कहूँगा कि टारगेट्स रखिए दिन का। दिन के टारगेट्स जैसे आप खत्म करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है। हर एक की स्पीड अलग-अलग होती है, हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग-अलग होता है। So जितना टाइम आप इसमें लगाएँगे पढ़ने में, सो अगर टाइम देखते-देखते पढ़ेंगे तो 12 घंटा भी कम पड़ेगा, लेकिन अगर आप टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, पोर्शन कंप्लीट होगा एंड सिलेबस जैसे-जैसे कवर हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से हो रहा है। मैंने ये भी सवाल मुझे काफ़ी बार आ चुका है दैट स्टेट सर्विसेज़ यूपीएससी के साथ देना चाहिए या नहीं? ये एक पर्सनल डिसीजन है। दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर होता है, लेकिन द टारगेट बेस ऑफ द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द स्टेट। सो अगर यूपीएससी दे रहे हो, तो नेशनल लेवल एग्ज़ाम होने की वजह से द क्वेश्चंस विल बी मोर टुवर्ड्स द नेशनल पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर स्टेट का है, तो स्टेट के हिसाब से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है। आपका उतना मन भी डाइवर्ट होगा, आपका टाइम, एनर्जी दोनों डाइवर्ट होगा और आपको एक गैप नहीं मिलेगा आपका रेस्ट करने के लिए या फिर दोनों एग्ज़ाम्स के बीच में थोड़ा मेंटली रिलैक्स होने के लिए। सो इट्स अ पर्सनल डिसीजन, आपको अगर करना है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बट दिस इज़ समथिंग एज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस। नाउअडेज़ सीसैट के ऊपर काफ़ी सवाल आ रहे हैं। सीसैट हैज़ बिकम अ मेन प्रॉब्लम। लास्ट प्रीलिम्स में हमने देखा दैट सीसैट में काफ़ी बच्चे फेल हो गए। सो सीसैट के लिए और जीएस 1 के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस इज़ पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ का इम्पोर्टेंस एक्सटेंसिव है यूपीएससी में। अगर आप यूपी पूरा सिलेबस खत्म कर रहे हैं, मॉक्स के टेस्ट्स दे रहे हैं, लेकिन पीवाईक्यूज़ को हाथ नहीं लगा रहे, तो यू आर मिसिंग आउट अ मेजर क्रक्स ऑफ द एग्ज़ाम, मेजर क्रक्स ऑफ द एग्ज़ाम प्रिपरेशन। So make sure solving daily PYQs is and has to be a target. कॉम्प्रिहेंशन जो सीसैट में आता है, उसके लिए मैंने कभी कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जॉइन की थी। मैंने कॉम्प्रिहेंशन्स के लिए मैंने हमेशा पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व किए हैं। There is a difference in the understanding of the coaching and the UPSC syllabus. So UPSC questions and their answers are more relevant in comprehension than any of the other mocks. So I would recommend that you should follow and look after the PYQs in the comprehension. Reasoning and maths you can do in any other book. So there is a book, Arihant Speed Mathematics for Maths and R.S. Agarwal for reasoning. You can follow these two books for the two topics.
So this is the preparation that I have done, that I used to do for my CSAT. Also, weekly I have solved time based papers for CSAT. For GS1, PYQs was the first crux that I have gone to. Secondly, I looked after a lot of test papers to ensure that my current affairs is on target. I solved over 40 to 50 question papers almost every alternate day. So last के 4 months में मैंने around 50 question papers full length test series solve करके I tried to analyze मेरी गलती कहाँ हुई है, मेरा knowledge base कहाँ कम है, and this also helped me to finalize an exam strategy. एग्जाम में आप बैठ के पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो वहाँ पे बैठ के आप राउंड्स में सॉल्व करेंगे या वन गो में सॉल्व करेंगे, दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। For me, I used to think that if I can solve a question in 25-30 seconds, then I can solve it. Otherwise, no, I cannot take the attempt or the risk. If I can cancel some options, then I can take some risk. But if I don't know anything about it, I would not touch the question. This was a premeditated practice because I used to think that I should try to reduce my negatives while controlling my attempts and try to score the maximum. I think that will help you to have a good hit ratio and आपको पेपर कैसे भी आया, जैसे इस 2023 का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट था, GS1 भी। सो उसके लिए आपको एक थॉट प्रोसेस के साथ रहना होता है एग्ज़ाम में। आपको एग्ज़ाम कंपोज़र होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी सही है आपके लिए, और किसी टॉपर ने, किसी कोचिंग ने कुछ अलग से बताया हो तो, लेकिन अगर आपको वो सूट नहीं करता तो आपका रिज़ल्ट पॉज़िटिव नहीं आएगा। सबसे बड़ा डर प्रीलिम्स में यही होता है दैट नेगेटिव्स इतने चले जाते हैं दैट आपका स्कोर अच्छे से आते हुए भी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाता है। सो ट्राई कीजिए कि आपकी हिट रेशियो अच्छा रहे। वेरिएबल चेंज को आप देखते रहे, जैसे आप ऑप्शंस को कट कर रहे हैं, और जैसे ही 2 ऑप्शंस कट हो जाते थे मेरे, कैंसल आउट हो जाते थे, आई यूज्ड टू मेक श्योर दैट दैट क्वेश्चन, स्पेसिफिक क्वेश्चन आई हैव ऑल 100% अटेम्प्टेड इट। मैं राउंड्स में पेपर सॉल्व नहीं करता था, वहीं पे सॉल्यूशन सिलेक्ट करके मैं मार्क कर देता था, सो दैट आई डोंट कम बैक अगेन एंड change my answers. Because one thing that I had observed for myself was that whenever I came back after rounds and tried to rethink on any of the answers that I had decided, I used to get that answer wrong. So one thing that I decided was that I do not want to have this specific feature of getting negative marks. So I decided that GS and GS1 prelims mein I should be not looking at changing the answers in the second round. Is there any doubt with respect to prelims? Okay, how to solve CSAT passages fast within 45 minutes. So प्रीलिम्स के लिए मेरा और एक स्ट्रैटेजी था CSAT में, मैं 1 घंटे में इंग्लिश सॉल्व करके दूसरे घंटे में रीजनिंग और मैथ्स सॉल्व करता था। सो CSAT के पैसेजेस की स्पीड बढ़ाने के लिए इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू आर द बेस्ट सोर्सेस। कोई भी आप एक पैसेज उठा के उसको जल्दी से रीड करके उसका अंडरस्टैंडिंग, एक जिस्ट, एक नोटबुक में आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे अच्छा और कोई ऑप्शन है नहीं। आपका स्पीड भी बढ़ेगा पढ़ने का, जिस्ट से आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगा, और जैसे क्वेश्चंस आते हैं व्हाट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द स्पीकर और द राइटर फॉर दिस, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि कैसे-कैसे है। द अदर थिंग दैट आई वुड से इज़ सीसैट के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। हर रोज़ 1 और 2 आवर्स डेली आपको देना पड़ेगा। अनलाइक अ, अगर आप हफ्ते में 1 बार पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो मेक श्योर दैट यू सॉल्व एट सीसैट एट लीस्ट 2 आवर्स एवरी डे, एंड ऑन द 7th डे राइट अ पेपर। इससे आपका काफ़ी अच्छे से सेटअप हो जाएगा और प्रीलिम्स क्लियर करने का चांसेस और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप कट ऑफ्स देखोगे, द कट ऑफ्स आर अराउंड 75 एंड इवन लोअर। So make sure that you don't attempt all the questions. There are and not take unnecessary risk. Unnecessary risk लेने से ये नुकसान होगा that आपका नेगेटिव काफ़ी बढ़ जाएगा। नेगेटिव बढ़ गया तो आपका जो स्कोर आ रहा है, वो भी कट ऑफ से नीचे जाने के चांसेस बढ़ेंगे। मैंने करंट अफेयर्स के लिए मैगज़ीन, विज़न का मैगज़ीन मैंने फ़ॉलो किया था, और सुदर्शन लोधा सर का टारगेट 140 प्लस सीरीज़, ये मैंने फ़ॉलो किया था। टारगेट 140 सीरीज़ में ऐसे कुछ टॉपिक्स सर ने कवर किए थे जो आपको एक
प्लस पॉइंट में चले जाएँगे, आपको एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर की तरह आ जाएँगे आपके नॉलेज बेस में। सो आप उनका एक 12 आवर्स का मैराथन सीरीज़ भी चलता है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट टू। फॉर द टेस्ट सीरीज़ मेरा दिन ऐसा शुरू होता था कि मैं सुबह उठ के एसएफजी फोरम आईएएस का एसएफजी सीरीज़ 50 क्वेश्चंस का 1 आवर में सॉल्व करके आई यूज्ड टू गेट स्टार्टेड विद द डे बिकॉज़ फॉर मी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस वाज़ द बेसिस टू क्लियर द प्रीलिम्स। सो फोरम आईएएस का एक 50 क्वेश्चंस का सेट सॉल्व करने के बाद आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडीइंग विद द न्यूज़पेपर। आई फॉलोड द इंडियन एक्सप्रेस। Afternoon session mein, I used to do CSAT because usually the CSAT paper is in the afternoon time itself, and either in the morning or in the evening time, as I find, I used to solve the GS paper in a time-bound manner in an exam hall surrounding. इससे एक एग्जाम कंपोजर के बारे में काफ़ी हद तक आपको एक फीलिंग आता है। एग्ज़ाम में आप बैठे हो, ऐसा नहीं लगता है ऑन द फाइनल डे। यू फील रिलैक्स्ड, आप टेंशन नहीं लेते हो और पैनिक होके आप कोई गलत आंसर सेलेक्ट नहीं करते हैं। सीसैट के लिए ओके, सीसैट के लिए ओनली पीवाईक्यूज़ नहीं, थोड़ा सॉरी, मॉक्स भी दे दीजिए बिकॉज़ क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल मॉक्स में काफ़ी अच्छे से होती है। एंड कंसिडरिंग यूपीएससी के पेपर्स लास्ट ईयर जैसे आए थे, दे आर चेंजिंग देयर स्टैंडर्ड पैटर्न। सो आई थिंक पैटर्न चेंज अगर अडैप्टेबिलिटी नहीं रही तो सीसैट विल बी डिफिकल्ट। जीएस में भी सेम ऑप्शंस आर चेंजिंग, नो मोर डिडक्टिव रीजनिंग से आप आंसर्स नहीं निकाल सकते हैं। सो पेयर वन पेयर टू के लिए आपका नॉलेज बेस बहुत होना चाहिए, इसके लिए आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होना चाहिए, करंट अफेयर्स एज वेल एज डेली न्यूज एंड इंश्योरिंग वेब सोर्सेस में मैंने यूज किया है विजन आईएएस, योजना कुरुक्षेत्र, पीआईबी, एज वेल एज इनसाइट का डेली करंट अफेयर्स करके वेबसाइट पे आता है हर रोज शाम को वो, एंड टारगेट 140 सीरीज। बाकी स्टैटिक बुक्स एंड मृणाल फॉर इकोनॉमिक्स, देन एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस एज वेल एज पीएमएफ, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री के लिए ओल्ड एनसीईआरटीज एंड तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स, मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न स्पेक्ट्रम, एंड I think I haven't missed out anything. No. So this were my sources for the prelims. Heading on to the mains में GS1 to GS4 इनके लिए मैंने एक्सटेंसिव नोट्स बनाए थे। हर टॉपिक माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स के हिसाब से मैंने नोट्स बना के डेटा बैंक बना के रखी थी। GS1 GS2 में सुप्रीम कोर्ट के केसेस हो या तो रेफरेंसेस हो, न्यू एग्जाम्पल्स हो न्यूज़पेपर से, या फिर टू एंश्योर दैट आई हैव टॉपर्स रेलेवेंट आंसर शीट्स। जैसे आप कोई भी पुराने टॉपर्स के मार्क्स आंसर शीट्स लेके उनके आंसर्स से मॉडल आंसर्स या फिर आंसर टाइप्स निकाल के रख सकते हैं, जिससे आपको एक फायदा होगा। यू गेट रेडीमेड मटेरियल ऑफ हाउ टू फ्रेम आंसर्स। For essay, I followed Anudeep Durishetty sir's book as well as his notes. It is highly recommended, I think. For GS1, Nitin Singhania and Shushti Deshmukh madam's answer copies. For GS2, I think I followed Ishita Kishore madam's answer sheets. For GS4, Vishakha Yadav madam's answer copy, and I made personalized notes. For GS4, I also looked at the Harvard series on ethics, which gives a very clear understanding about how to differentiate what is right, what is wrong, and gives you a new perspective. Also, GS3 के लिए Vision का Mains 365 was one of the major source, PMF IS, as well as योजना एंड पीआईबी से जितना भी मैं नोट्स इकट्ठा कर सकता हूँ। Major problem for mains is understanding the demand of the question. Demand of the question meet करना becomes very difficult because आपके पास firstly time कम होता है and space, time कम होने की वजह से आपको कम से कम words में जितना ज़्यादा आप खुद को concise way में express कर सकते हो, it will help you.
सो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन मीट करने के लिए आपको पता होना चाहिए दैट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट आर द क्रक्स वर्ड्स, की वर्ड्स, एंड अगर आप क्वेश्चन डाइसेक्ट कर सकते हैं विद इन 10 to 15 seconds, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या लिखना है। आपको ये डिफरेंसेस, जैसे माइन्यूट डिफरेंसेस होता है, क्रिटिकली एनालाइज, एनालाइज, डिस्कस, इवैल्यूएट, ये जो क्वेश्चंस के स्टार्टिंग में की वर्ड्स होते हैं, इनका अप्रोच, हर क्वेश्चन का अप्रोच अलग होता है। So you should also realize that every critically evaluate as well as discuss are two different questions. इनका आंसर काफी हद तक डिफरेंट चले जाने की पॉसिबिलिटी है। प्लस आपके पास एक आंसर बैंक होना चाहिए हर टॉपिक पे, जो माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स है सिलेबस में, उनके हिसाब से अगर आप बना के रखते हैं एक मॉडल आंसर्स, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, सो आपका उतना टाइम फ्रेम बचेगा एग्जाम हॉल में, जहाँ पे आपको 6-7 मिनट में आंसर लिखना है, 8-9 मिनट में 15 मार्क का आंसर लिखना है। सो उसका आपका हर 15-20 seconds सेव्ड बिहाइंड एवरी क्वेश्चन विल हेल्प यू टू आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ बेटर वे। सो मेक श्योर दैट यू राइट मोर एंड मोर। मैंने आई रोट ऑलमोस्ट 6 months कंटिन्यूस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की है मैंने। हर रोज 2 hours 3 hours रिगरसली आंसर्स लिखे हैं बाय टाइम बाउंड मैनर। उसके वजह से मेंस में मेरे पास ऑलरेडी अ सेट ऑफ क्वेश्चंस रेडी थे, जो मैं सिर्फ एग्जाम के पहले पढ़ के डायरेक्टली गया था। मैंने नोट्स रेफर नहीं किए लास्ट के 2 हफ्ते में। मैंने सिर्फ मेरे आंसर्स जो मैंने पहले से प्रैक्टिस के टाइम लिखे हैं, बस वही रेफर किए। मेरा डेटा बैंक शीट रेफर किया, सो दैट आई हैव एवरीथिंग एट द टिप ऑफ माई पेन। And the other thing that you should realize while doing mains is that mains is not a test of your knowledge. It's a test of how you connect your knowledge with respect to the demand of the question. So इसको आप कैसे लाएंगे? इसके लिए आपको एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, there is pestle analysis, there is SWOT analysis, there are analysis reports by the government of India or any other international institutions. आप इनका जब रेफरेंसेस डालते हो, तो उनके रेफरेंसेस के हिसाब से यू कैन जस्टिफाई व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। सो आपको 3 चीज़ें रेडी होनी चाहिए, आपके नोट्स, आपका डेटा शीट और आपके खुद के आंसर्स, जिसमें इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन सारे होंगे विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स। जैसे कैटेगरी होता है विमेन, विमेन हर चारों पेपर्स में आएगा, GS1 से लेके GS4 तक। सो विमेन के हिसाब से आपने जो भी डेटा शीट में आपने लिख के रखा है, वो आप चारों पेपर्स में यूज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली जस्ट GS1 में या फिर GS4 में। ये जो एग्जाम्पल्स है, ये जो डेटाज है, ये सारे पेपर्स में आप रेफर कर सकते हो। पॉलिसीज है, स्कीम्स है गवर्नमेंट के, कोई इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स है, ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम्पल्स है। सो ये आप कोई भी पेपर में आप यूज कर सकते हो, तो उससे आपका एक कनेक्शन बढ़ जाता है, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आपका व्यू पॉइंट। मेंस के लिए ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस होने की वजह से आई हैव सीन दैट मेंस में ऑप्शनल में मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की थी, बिकॉज़ मेरा मास्टर्स भी पॉलिटिकल साइंस में ही है। इसका अगर मैं अलग से सारे बुक सोर्सेज़ बताऊँगा तो काफ़ी टाइम चला जाएगा। सो एनीवन हू इज़ इंटरेस्टेड टू लुक एट द सोर्सेज़ ऑफ माय PSIR, आई हैव पुट इट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। You can refer to it. You just need to search in Telegram with my name and you will find it. So I will not go deep into the optional, but there is a big difference in the preparation of optional and GS. So if you're thinking that GS अच्छे से हो रहा है तो optional हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। Optional is a game changer because optional में 500 marks है. If you are able to score plus 300, आपका रैंक आने में कोई नहीं रोक सकता। सो PSIR के बारे में इस ऑनलाइन तो अभी मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊँगा, बट फॉर ऑप्शनल आल्सो आई डिड अ लॉट ऑफ आंसर राइटिंग। आई हैड sources ready with respect to my reference books and IGNOU. I used IGNOU at a very large extent. So answer writing के लिए I took the help of Shubhra Ranjan ma'am's classroom notes as well as only IS notes. I created an example bank as well as thinkers bank, जो कि मैं हमेशा रीड करते रहता था, अज्यूमिंग कि मैं किसी दोस्त के लिए वेट कर रहा हूँ या फिर खाना खाने के लिए बैठा हूँ, तो साथ में थिंकर बैंक ऐसे ही आई यूज्ड टू स्क्रॉल थ्रू सो दैट मुझे बार-बार ये चीज़ें याद रह सके।
आप सेम चीज़ मेंस के लिए या फिर प्री के लिए भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप आपके एक कंसाइज़ वेरी स्मॉल स्टिकी नोट्स पे या फिर एक छोटे से डायरी में नोट्स बना के या फिर आईपैड में नोट्स बना के रखिए, जो इतने कंसाइज़ है कि आप कहीं पे भी खड़े होके एड हॉक पढ़ना सीख जाइए और एड हॉक पढ़ सकते हैं। So one thing that I did during my entire preparation was ad hoc preparation. So if I'm walking, I'll be listening to my own voice notes. If I'm waiting for a friend somewhere or at some cafe or at restaurant, I will sit with my iPad or my cell phone, and I'll have my OneNote open, and I'll just start reading ad hocly, something that I need to revise. So what happens is this kind of study where you're mentally not into the zone of burden, you will remember what you have read, and over a period of time you will recollect what you have read ad hocly in a very subtle way, in a very nice way, and it comes to you as a gut feeling, or as many say that it's re-revision, so directly भी याद आ जाता है. So I would say that ad hoc पढ़ना एक practice start कर दीजिए. If you're waiting somewhere, just read. आपको इसका benefit काफ़ी अच्छे से दिख जाएगा. आप मॉडल आंसर्स लिख के रख सकते हैं सो दैट यू कैन मेक श्योर कि वही एग्ज़ाम के पहले आप पढ़ते रहें. मैंने मैंने एग्ज़ाम टेस्ट सीरीज़ के लिए, मेंस के लिए विज़न टेस्ट्स जॉइन किए थे, एंड आई यूज्ड टू राइट देम एवरी अल्टरनेट डे सो दैट मुझे राइटिंग प्रैक्टिस रहे. एग्ज़ाम हॉल में 3 आवर्स लिखना इज़ नॉट अ ईज़ी टास्क. 6 hours of writing daily is very difficult, and completing the paper is the next bigger task to do so. So make sure that you write so much that your hand is used to the writing part. The question that comes is how to maintain consistency. कंसिस्टेंसी मेंटेन के लिए आपको थोड़ा-सा एक खुद को पुश करना चाहिए, विल पावर चाहिए कि आप अगर आप जब ब्रेक ले रहे हैं, तो इतना याद रखिए देयर इज़ समवन एल्स हू इज़ स्टडीइंग हार्ड and taking away uh, your dream job from you. So you have to keep studying and but ऐसे बोल के प्रेशराइज नहीं करना है खुद को. अगर प्रेशराइज करोगे तो जितना पढ़ रहे हो वो भी नहीं पढ़ पाओगे. So make sure that you don't pressurize yourself. All I'm trying to say is that there should be a motivation to get up every day. There should be a thought that if you are doing time pass right now, if you are spending time which is not fruitful for your studies, there is someone else who is studying hard to take it away from you. And this sort of a competitive thought will ensure that you are online. Even if you are online, you will study. Even if you are spending time watching Netflix or being on YouTube or Instagram here and there, still you might just have a book or your solved answer sheet, and you might just scroll through. This kind of ad hoc study also makes an important help in the examination. देयर आर फ्यू पीपल हु आर सेइंग 2026 में अटेम्प्ट है. मेरे उनके लिए ये रहेगा दैट आप अभी से ऑप्शनल पूरा कीजिए. न्यूज़पेपर रीडिंग कभी स्टॉप मत करो, बिकॉज़ न्यूज़पेपर इज़ द बेसिस ऑफ दिस एग्ज़ाम, स्पेशली द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू. आपका एक कोर डेवलपमेंट जब हो जाएगा कि आपने सारे टॉपिक्स के बारे में या फिर जो भी यूपीएससी रिलेवेंट न्यूज़ है, जब आपको पूरी तरह पता है, तो आपको पेपर सॉल्व करने में, नॉलेज वाइज़ एज़ वेल एज़ पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी. 2026 हो या 2025 हो, आपको अभी से न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए. 2-3 साल का बेस लगता है यूपीएससी क्लियर करने के लिए. और जब आप न्यूज़पेपर खुद पढ़ते हो, तो आपको जब आप करंट अफ़ेयर्स की कोई मैगज़ीन उठा के पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा दैट आपका ये काफ़ी अच्छे से रिलेट हो पा रहा है नॉलेज. नॉलेज जब जैसे ही रिलेट हो जाएगा, आपको टॉपिक्स ज़्यादा समझ में आएँगे, आपका अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, and that will help you to clear the prelims as well as mains. Moreover, this will be very important. The habit of reading newspaper will be very important with respect to the interviews. Interview is not just about your knowledge. Interview is not just about scoring marks. It's about your personality. आप जब वहाँ जा रहे हो, senior bureaucrats will look at you by the thought of, can this person be a future bureaucrat? Can this person be someone
कैन हेल्प रन द कंट्री। सो आपका ये जो थॉट है, ये डेवलप करने के लिए आपको ओवर द पीरियड ऑफ 3-4 इयर्स न्यूज़पेपर पढ़ते-पढ़ते काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें आपके पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएँगे। मोreover एक कम्युनिकेशन डेवलप करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल इज़ अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन यूपीएससी बिकॉज़ इंटरव्यू में अगर आप जो बोलना चाहते हैं, वो अगर आप क्लियरली नहीं बोल पाए, तो आपको मार्क्स कम मिलने के ज़्यादा चांसेस है। For my personality test, I made two extensive documents on my DAF, which I'll be sharing on my Telegram channel, which helped me prepare for my interview and score a plus 200 score. So I scored 201 in my interview, and I think my extensive preparation through my DAF analysis as well as my education analysis and questions based on that helped me clear this interview in a very good very good marks. Okay, a lot of people say read between the lines and speed reading होना चाहिए. How much the speed should be? How many pages should you be reading? या read between the lines कैसे करना है? अगर आप read between the lines कर रहे हैं, तो there is a high possibility that you might miss out some or the other major ifs and buts of the subject. So I would say the first and the second reading should be extensive and not just a cursory reading. Cursory reading should be done in third or fourth or fifth, whichever time you're reading as a revision. So the first and the second time you should be reading it completely holistically so that आपको एक basic understanding होनी चाहिए and the moment you see it for the third time or the fourth time आपको पूरे ifs and buts पता होंगे and you don't have to worry with respect to how the things how the question may come or what can they ask. सब्जेक्ट सिलेबस एनालिसिस कैसे करें? ओके, सो सिलेबस एनालिसिस के लिए एक ऐसा है कि माइक्रो लिस्टेड टॉपिक्स मिलते हैं। आप अगर मार्केट में देखेंगे तो माइक्रो लिस्टिंग ऑफ यूपीएससी सिलेबस करके एक बुकलेट मिलता है। आप वो एक बुकलेट लेके आ सकते हैं। फिर वो बुकलेट आप यूज़ करके आप सिंपली डायरेक्टली आप एक उस हिसाब से कैटेगरीज़ निकाल सकते हैं। कैटेगरीज़ काफ़ी लिमिटेड है। सब सेक्शंस बहुत सारे हैं लेकिन कैटेगरीज़ बहुत कम है। जैसे एनर्जी एक कैटेगरी हो गया, वुमेन एक कैटेगरी हो गया, सिक्योरिटी एक कैटेगरी हो गया। इसके हिसाब से आप सारे डिविजन्स करके उनके हिसाब से पीवाईक्यूज़ क्वेश्चन्स लिस्ट कीजिए। क्वेश्चन्स जैसे आप लिस्ट करेंगे आपको ये क्लिक होगा दैट एक ही टॉपिक काफ़ी जीएस में, एसए में एज़ वेल एज़ ऑप्शनल में रिपीट होने के चांसेस आपके बढ़ते हैं। इससे आपका एफर्ट कम हो जाएगा फर्स्टली, सेकेंडली आप जो मॉडल आंसर बना रहे हैं, उनके पॉइंट्स हर जगह रिपीट होने के चांसेस है। सो इससे इससे आपका रिविज़न होता रहेगा। आप जीएस 1 भी लिख रहे हो, तो उसके पॉइंटर्स आपके जीएस 2, जीएस 4 में आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। जीएस 4 के कुछ पॉइंटर्स आपके जीएस 2 में आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। सो there is sub-listing of the topics, sub-listing of topics से connect to the categories, categories से PYQs. So ऐसे 3 layer structure करके आपको PYQs निकालने हैं. This can be done with respect to mains. PYQs में भी आप कर सकते हैं, लेकिन PYQs में आपके लिए ऑलरेडी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है जो ये काम कर चुके हैं। जैसे सब्जेक्ट वाइज़ उन्हें ईयर वाइज़ डिवाइड करके आपको मिल चुका है। आप टेलीग्राम पे कोई चैनल्स और भी चैनल्स हैं जो ये सब आपको अलग से बना के देंगे। सो आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दैट यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। नोट्स अगर नहीं बनाओगे तो आपका प्रिपरेशन आधा-अधूरा है। अगर आप नोट्स बनाते हैं खुद से तो सब्जेक्ट क्लैरिटी तो आता ही है। सेकेंडली क्वेश्चन कैसे भी घुमाए यूपीएससी कैसे भी उसमें ट्विस्ट्स लेकर आए, यू कैन स्टिल आंसर द क्वेश्चन एंड यू कैन वर्क आउट द आंसर थ्रू द वर्ड प्ले ऑफ यूपीएससी। अगर आप देखोगे तो कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं यूपीएससी की जो हमेशा पूछे जाते हैं, बट उसमें तभी भी हम गलतियाँ कर देते हैं। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो या फिस्कल पॉलिसी हो या बैंकिंग रिलेटेड कोई क्वेश्चन्स हो, ये क्वेश्चंस हर साल आते हैं। और क्वेश्चंस आते भी ऐसे हैं जो सिलेबस के बाहर नहीं है, बट तभी भी बच्चे गलत करते हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे इतना फोकस नहीं होता है। फोकस इज अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस। सो सिलेबस कंप्लीट करने पे तो फोकस होना ही चाहिए, बट उसके साथ साथ कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ द टॉपिक एंड
कनेक्टेड टू द स्टैटिक एज वेल एज द करंट। ये आपका बहुत ब्रॉड बेस्ड एंड होलिस्टिक स्टडी होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कैसे भी वर्ड प्ले भी हो जाए, स्टिल यू कैन आंसर द क्वेश्चन। आंसर फ्रेम करने के लिए मैंने वही आई यूज्ड टू यूज़ इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। उसमें पेस्टल या फिर स्वॉट एनालिसिस लगा के आई यूज्ड टू कंपैरेटिव आंसर्स होगा तो कंपैरेटिव आंसर्स लिखने में दोनों के साइड बाय साइड या फिर ऊपर-नीचे करके स्वॉट एनालिसिस करके उनका कंक्लूजन में गवर्नमेंट स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हाइलाइट करके इंट्रोडक्शन में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट या फिर रीसेंट इवेंट या फिर कोई रिपोर्ट का इवेंट, ये सब हाइलाइट करके मैंने मेंस के आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस की है। डैफ कैसे बनाया जाए? डैफ बनाने के लिए आई थिंक आप सच बातें ही लिखें उसमें। आपका अगर कुछ हॉबी है, तो हॉबी के बारे में सच में लिखें। अगर कोई हॉबी नहीं है, तो नाउ इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ हॉबी सो दैट आप बाय द टाइम इंटरव्यू का कॉल आ जाए, आपके पास एक हॉबी होगी। सच क्यों बताना है? क्योंकि people who are sitting over there have 30, 35, 40 years of experience. They are not going to get bluffed by your answers. उन्हें immediately समझ में आएगा that this is not your hobby or this is not your interest. So make sure that the keywords that you enter into DAF are very relevant to your CV, very relevant to your education and to your job, and you have a in-depth understanding about the same, because usually the interview revolves around the DAF. डेली स्टडी शेड्यूल, मेरा डेली स्टडी शेड्यूल एज सच एग्जाम पास आते आते, जैसे 1 मंथ लेफ्ट फॉर एग्जाम, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट स्टडीइंग फॉर एटलीस्ट 12 आवर्स अ डे। बट इन द लीन टाइम, या फिर मन नहीं कर रहा है जिस दिन, स्टिल आई वुड पुट इन 4 to 6 hours विदाउट फेल। ऑन अ डेली एवरेज 6 to 8 hours वाज माय डेली एवरेज। 6 to 8 hours पढ़ने के बाद मैं एड हॉक भी पढ़ता था, सो आई एम नॉट अकाउंटिंग दैट टाइम एज वेल। पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए आई थिंक देयर आर बुक्स। आई थिंक दिशा पब्लिकेशन का एक बुक है पीवाईक्यू का, सो उसमें आप देख सकते हैं दैट काफी क्वेश्चंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीट होती है, जैसे एंशिएंट मॉडर्न मेडिवल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। सो मेक श्योर दैट आप वो करते रहे, पीवाईक्यू सॉल्व करते रहे, एंड उनको एंशिएंट एंड न्यू ओल्ड एनसीईआरटीज़ एज़ वेल एज़ न्यू एनसीईआरटीज़ के साथ रिलेट करें, जैसे कोई अपडेशन आया हो या कुछ चेंजेस हुए हो या नया कोई थियरी रिलीज़ हो। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू ब्रिंग दैट आल्सो इंटो द पिक्चर। मेरा एवरीडे रिवीजन ऐसा होता था दैट आई यूज्ड टू स्टडी द एंटायर डे इन व्हाट हाउएवर टाइम आई मे गेट, बट ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम, say around 8:30 to 9 to 11:30 to 12, 3 hours or so, I used to make sure that I revise whatever I have studied on the day before as well as the as today. So what happens is that the syllabus is so extensive that while you study, you may end up forgetting what you have read before. So to make sure that you have a long-term memory of what you are studying, you should. There are many memory techniques, so you can refer to any of them. But what I used to do is rereading what I have read yesterday, as well as I would make sure in my scheduler that the same topics that I have read today, I'll be reading it again 4 to 5 days later. सो इसकी वजह से मुझे एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में काफ़ी मदद हो गई। Newspaper notes is another interesting and very current based. So न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने चाहिए, यस। मैंने मेरे ऑनलाइन बनाए थे वन नोट में, सो दैट आई कुड अपडेट देम एवरी नाउ एंड देन। न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना पेपर पेन से डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा पेपर्स हो जाएँगे। सो आई वुड रिकमेंड कि जितना हो सके डिजिटल न्यूज़पेपर नोट्स बनाइए, और उसे सेक्शंस में डिवाइड कीजिए। जैसे मैंने हर सिलेबस आपको जब याद हो जाता है पूरा यूपीएससी का, जब आप सब लिस्टिंग देखोगे, तो पूरा सिलेबस धीरे-धीरे याद हो जाएगा। So the moment you see a news in the newspaper, you should be able to dissect it into which subject it goes or which question paper it is referring to. Is it GS1, GS2, GS3 or GS4? Or if you see the editorials, is it from the PSIR? So the moment you know which क्वेश्चन पेपर इट इज रिलेटेड टू, तो उस हिसाब से उस टैब में वो आपका नोट आ जाना चाहिए। इससे क्या होगा, व्हेन यू आर रिवाइजिंग, तो आपके पास एक कंसाइज नोट
रहेगा जिसमें आप बस एक सब्जेक्ट जब आप कर रहे हैं तो वो बस स्क्रॉल करके पूरा आपने पढ़ लिया और आपका वो करंट अफेयर्स विद रिस्पेक्ट टू दैट स्पेसिफिक सब्जेक्ट वो पूरा हो गया। जीएस और एसए की स्ट्रैटेजी ऐसी थी दैट फर्स्टली आंसर राइटिंग, सेकेंडली अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट, द नीड ऑफ द क्वेश्चन, द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एंड थर्डली प्रेजेंटेशन। काफ़ी एस्पिरेंट्स का ये सिचुएशन होता है दैट दे हैव एक्सटेंसिव नॉलेज बट प्रेजेंटेशन में उनका इतना अच्छा नहीं होता है। सो आई वुड से प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन में आप आंसर फ्लो चार्ट में दे रहे हैं, डायग्राम्स में दे रहे हैं, या फिर आर यू बीइंग क्रिएटिव with your answers also helps gain some brownie points, brownie marks. So make sure that you don't miss out these options. So आप टॉपर्स कॉपी इसके लिए रेफर कर सकते हैं। टॉपर्स कॉपीज लास्ट ईयर के टॉपर्स इशिता किशोर की मैंने रेफर की थी। So it's a very good source. For ethics, I refer to Vishakha Yadav ma'am's notes, answer sheets. For essay, Anudeep Durishetty sir's answer sheets. So make sure that आप ये टॉपर्स की बुक्स एंड आंसर शीट्स देखते रहे, बट डोंट मेक इट अ फुल फ्लेज्ड बाइबल फॉर यू, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वर्क्स फॉर यू। हर एक टॉपर अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाता है, वो एक जनरल स्ट्रैटेजी नहीं बनाता है। सो व्हेन दे मेक अ स्ट्रैटेजी, that strategy suits them and their way of studies. So आप जब पढ़ रहे हो तो हर टॉपर्स के स्ट्रैटेजी में से कुछ अच्छे पॉइंट्स लेके अपना खुद का एक अच्छा स्ट्रैटेजी बनाइए which works for you, because if you will follow someone blindly and their strategy isn't working for you, आपका frustration और बढ़ेगा and you will not be able to clear the exam. सो सबके स्ट्रैटेजीज में से कुछ अच्छा लीजिए एंड आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी बनाइए। सेम गोज़ फॉर नोट्स। टॉपर्स नोट्स शुड ओनली बी यूज्ड एज़ अ रेफरेंस एंड नॉट एज़ द फाइनल थिंग। अगर उन्होंने कुछ मिस किया है, जस्ट बिकॉज़ दे नो समथिंग वेरी वेल, they may not write it. And if I don't write it in my notes and I'll share it with you, you will also miss it because I have not written it in my notes. So make sure that toppers notes are only used as a reference and not as a final book. आप उसके बेसिस पे कि कैसे बनाया है, क्या what all they have added, what all dimensions they have taken into the perspective, which all sources they have referred to, ये sources अगर आप sources हो या फिर reference लेके आप आपके खुद के notes बनाओगे, तो it will be better for you. So make sure that you follow these things, value value your hard work, value your smart work. Solve as many questions as possible because there is no alternative for that. But one of the most important things I will tell you is exam composure. मैंने starting में ही कहा था that we talk a lot about preparation, but we never talk about mental clarity, mental calmness. So इसके लिए meditation हो, कोई sports हो, कोई physical activity हो, go for a jog, have some friends, थोड़ा time उनके साथ भी spend करो. You need to de-stress. When I started with my UPSC prep, my mentor said once that it is not a race, it's a marathon. So make sure that you also have this in your mind, because every single time you try to rush through a topic, remember that this is not going to help you. You need to have that conceptual clarity. So एक physical activity, एक de-stressing activity आपके पास होगा तो आपका preparation ज़्यादा अच्छा होगा। For me, I like to listen to music, I like to go for walks and hang out with friends. So इससे मुझे de-stress होने के बाद मैं वापस 100% से preparation start कर सकता हूँ। Meditation is also one of the things that I used to do. So make sure that meditation हो या yoga is also excellent. So ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपको एक mental clarity मिलना अच्छा भी लगेगा। एक सेकंड थिंग इज़ एग्ज़ाम हॉल कंपोज़र। मैंने देखा है कि काफ़ी बार बच्चे आते हुए भी एग्ज़ाम हॉल में ब्लैंक आउट हो जाते हैं, और दे फ्रीक आउट, और दे एंड अप नॉट सेलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस दे वांट टू अटेम्प्ट, और या फिर ऊपर-नीचे ओआर टिक करते वक़्त आंसर्स ऊपर-नीचे कर देते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज़ यू आर सो स्ट्रेस्ड इन द एग्ज़ाम एनवायरनमेंट एंड नॉट सो यूज्ड टू द एग्ज़ाम एनवायरनमेंट दैट you uh, end up getting panicky. In that situation, you end up doing something that is not required. So इन चीज़ों के लिए आपको एग्ज़ाम हॉल टेम्परामेंट लाने के लिए आई वुड से दैट
विजन के जैसे ओपन मॉक्स होते हैं या फिर ओपन टेस्ट्स वगैरह जो होते हैं, उनमें आप देखे आइए संडेज़ को मॉर्निंग सेशन में जीएस 1, आफ्टरनून सेशन में जीएस 2, एज़ वेल एज़ अभ्यास होता है जिसमें मेंस के आंसर शीट्स वगैरह लिखी जाती है। ये जैसे आप देंगे तो आपका एक एग्ज़ाम कंपोज़र डेवलप होगा। दिस इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप एग्ज़ाम हॉल में काम नहीं रहे, तो आपका पढ़ाई पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपका हार्ड वर्क काम नहीं आएगा। एंड आप जितना खुद को स्ट्रेस के अंडर डालोगे, जितना लोड लोगे इस चीज़ का, द लाइक आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स गो लाइक ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है, 4th अटेम्प्ट है, आई हैव नॉट क्लियर्ड प्रीलिम्स, दिस इज़ माय लास्ट अटेम्प्ट. So this is an extra added pressure that you're burden that you're giving to yourself. This is only going to hamper your preparation as well as the exam day performance because you're going to be super cautious. This is not something that you want. If you want really wish to give this exam, you have to be a bit carefree in the exam hall. If you are a bit relaxed, you are carefree, you can take the risks and as well as try to remember what all you have studied 2 years back, 3 years back, or even 1 year back. Exam hall composure will help you and guide you to clear this exam, and this is very much required. So I'll suggest that yoga and meditation as well as some outdoor activity is something that one should inculcate. Okay, so prelims में कितने questions attempt करने चाहिए? Okay, there is no one fixed answer for this. It depends on the difficulty level of the question paper. Like last year, the question paper was quite difficult, so answering all 100 does not make sense. And secondly, is a reference to the cutoffs. Cutoffs have fallen this year. They are around 75. So think how many questions you need to get right. So even a attempt of 80 is a very good attempt if you want to clear prelims in this kind of a scenario. So make sure that you are very much in the loop and take decision wisely while deciding how many questions you need to answer. If you answer all 100 and you get negative marks in that, you are going to get your cutoffs will not be cleared. So जितना अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें मेक श्योर दैट यू हैव अ वेरी गुड क्लैरिटी दैट हिट रेशो राइट आंसर्स ज्यादा आए, नेगेटिव कम से कम रहे, और 80 to 85 is a fair attempt, I believe. Okay, magazines में I have referred to Kurukshetra Yojana, Vision monthly magazines, and and there were some PDFs by Sudarshan Lodha sir. That's the sources I have used for current affairs. So you can also follow that. Test series में I joined Forum SFG as well as Vision uh, Vision full length test series. Okay. ओके, सोशल मीडिया का यूज़, ओके। सो देयर शुड बी समव्हाट रिस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू यूज़ ऑफ सोशल मीडिया लाइक यूट्यूब, फेसबुक, बट पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन स्टडी बाय सेपरेटिंग देम फ्रॉम योर स्टडी आवर्स, जब आप ब्रेक ले रहे हो, तब अगर यूज़ कर रहे हो, तो इट इज़ गुड। But if you are not able to keep it away from you, even in the library or even during your study sessions, then I would recommend you to delete the apps and keep only the relevant apps that you need in your cell phone. Cell phones are a very big distraction, so make sure that you use them judiciously and not stick to it. प्लान बी रखना चाहिए या नहीं? So plan B is a place you should be thinking about once you are done with 3, 4 attempts and you have not been able to clear it. So plan B is a very personal, depending upon the degree that you have done. Because if you already have a professional degree, say engineering or an MBA, I think you are market ready already. So you should not worry about the job. But if you are not, if you're a if you're a arts graduate and you think that
you do not have the market required capabilities to get a job, then plan B should be thought alongside after third or fourth attempt, and make sure that you execute it should not be another exam. जैसे मैंने देखा है कुछ बच्चों को that they think that UPSC नहीं तो state services is my plan B. No, UPSC and state services are in one category. It's an examination and it is as unpredictable as possible. आ, आपको एग्जाम पूरा क्लियर करके सिलेक्ट होने के बाद आपका वो प्लान बी बनेगा। बट अगर आप क्लियर नहीं कर पाए तो स्टेट सर्विसेज भी आपका प्लान बी नहीं बन सकता। सो प्लान बी ऐसा होना चाहिए जो एक कोई प्रोफेशनल डिग्री हो या फिर कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन हो या फिर कोई जॉब जो आपके हाथ में इमीडिएटली आ सके, ये आपका प्लान बी होना चाहिए। So don't confuse yourself with state services as a plan B. State services can be plan 1.2 but not plan B, because वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है जस्ट लाइक यूपीएससी, एंड आपको फिर से क्लियर करने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, एंड अगेन इट्स नॉट 100% गारंटीड कि वो होगा भी या नहीं। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दिस मिस्टेक। रिविजन के लिए कीप रीडिंग योर नोट्स, री-रिवाइजिंग योर नोट्स, दैट्स द रीज़न आई सेड मेक योर ओन नोट्स। जैसे आप लिखोगे तब भी आपका रिविजन हो रहा है, जब आप उसे निकाल के वापस पढ़ोगे तभी आपका रिविजन होता रहेगा। सो मेक श्योर दैट आप काफ़ी अच्छे से नोट्स बना के पढ़ते रहिए। Okay, if there are no other questions, then I think that's all from my side. I'll wait for some more comments so that I can answer some questions. Interview experience कैसा रहा? Okay, so interview was very cordial. The members were very approachable. They were very comforting. आप वहाँ पे बैठने के बाद आपको फ़ील नहीं होता कि आप यूपीएससी के एक चेंबर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हो। They make you feel like home, and they ask you questions at a very personal level. They have a very innovative or a very nice way of asking you questions where you end up opening up and you speak your heart out. So it's very different from the mocks that we see on YouTube. So don't get into the idea that जैसे मॉक्स होता है वैसे ही फाइनल होता है, उन दोनों का कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ऑल्दो 1 or 2 क्वेश्चंस विल क्रॉस ओवर, बट उनका the way of they handle the interview is very different. Sometimes they have a very big like poker face, or they might give you sometimes a smile, or not more than that. I think one of the major features that they are looking for is how do you handle a stressful situation, and how is your personality with respect to when you are interacting. So this is one of the are you able to maintain neutrality, are you able to maintain objectivity? These are few of the things that they try to look at. And in the interview they will always ask you questions which will sort of put you in a soup. Try to uh, how to take neutral ground over there will be difficult, or to take a stand will also be difficult. So make sure that you practice this kind of speech, or read the newspaper aloud to have a good communication skill. all in book all in one book is enough for mains. No one source is enough for mains. आपको आपके सोर्स डाइवर्स करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, कुछ क्लासेस के नोट्स, कुछ एनसीईआरटीज, कुछ खुद के प्रिपेयर्ड नोट्स, मॉडल आंसर्स, ये सब करने के बाद ही आपका मेंस का प्रिपरेशन हो सकता है। आपका नॉलेज कितना भी हो, इफ योर आंसर राइटिंग इज नॉट इन अ करेक्ट फॉर्मेट, तो आपको मार्क्स मिलने में दिक्कत होगी। टाइम कम होता है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखना और कंसाइज़ इफेक्टिव मैनर में लिखना इन अ वेरी गुड प्रेजेंटेशन इज़ अ बिग टास्क। So make sure that you don't stick to just one source, but multiple sources, multiple answers, and जस्ट वन स्टेडी थॉट प्रोसेस। आपका एक सेटअप होगा, पेस्टल या फिर स्वॉट या फिर
देयर आर मोर एनालिसिस, ऐसे देख के आप आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? देयर इज़ नो सच टाइम टू स्टार्ट आंसर राइटिंग। यू कैन स्टार्ट ऑफ बाय सिंपली writing your answers in a very normal, the way you understand right now, and then refer your answers to the toppers at the start. This will help you to realize that what is missing in your answers. If you understand what is missing in your answers and what the toppers have done, you can work your answers towards the toppers answer sheets. So this will help you to develop your answers in a manner that it will fetch you marks with less uh, less amount of written stuff, but more amount of diagrams and flowcharts. How to finalize resources for micro topics which do not have standard resources? Okay, finalizing resources. There are alternative sources to almost every micro listed topics. You don't have to get into the different sources for every single micro listed topics. Sometimes just referring to one book is sufficient, which is static, and ensuring that updating that static knowledge with respect to current affairs will help you grow your knowledge base. But if you're looking forward to have a resource list, then I would suggest that you have a look at two, three toppers answer resource lists. Even I have published my answer resource list on my Telegram channel. If you want to have a look at my Telegram channel, just search my name in the Telegram and you will find it. So you can finalize your resource list by having a look at three, four resource lists by toppers, and then you can make selected resources that you want to follow based on the ease of language, ease of availability of resource, or cost perspective. Do I need to go for coaching? Okay, this is an interesting question because nowadays we see almost everyone right out of their graduation goes for classes, or even before the graduation goes for classes. So I would say I have seen a lot of toppers who have done self study. Even I was not a part of any major class, so just test series that helped me. So self study is the most important vehicle over here. You have to study on yourself. The classes will only be telling you which direction to head for. They are not going to complete the syllabus, neither are they going to give you a platform. They are only going to help you lay the foundation to build upon. So वो foundation भी इतना strong नहीं होगा. Classes का relevance वहीं तक है. It will help you meet people with whom you might be able to study or get some mentorship, personal mentorship from the teachers. If you're able to relocate to Delhi and you're able to attend online classes and you do not have financial issues, then sure, go ahead, join a class and start off with the preparation. But if you face difficulty in going to Delhi, or you have difficulty in financial difficulties to join some classes, then there are n number of sources and resources available online. You can use online amazingly. There is no lack of resources, free resources available. PT365 is not enough for prelims. PT365 can be used as one source. It has to be उसके साथ साथ न्यूज़पेपर होना चाहिए। न्यूज़पेपर के साथ आपका यूपीएससी एसेंशियल्स मैगजीन जो है, जो इंडियन एक्सप्रेस की है, वो भी यूज। एंड देयर आर few classes like Sudarshan Lodha sir's Target 140. You can refer to that also for prelims current affairs. Yes, there is enough time to start preparing for CSE 25. You should start off with optional first and then head on to read GS. While doing both of them, you should continue reading your newspapers because that's going to help you form a base. CAPF exam? No, I did not apply for CAPF exam. I did not give any other exam other than UPSC Civil Services. Optional strategy and book list. Optional, I don't think so. Optional, I'll just go with a small, just a sec. Okay, my optional was PSIR, as I've said. So my book list I have already published, but I'll just tell you in brief that book sources that I had referred to.
So I used extensively the material on IGNOU, the master's material, which is on IGNOU. Then political theory, Andrew Haywood books. Then I used Oxford Companion to Indian Politics, constitution-based books like D.D. Basu and Lakshmikant, Indian Foreign Policy books by Oxford, Globalization of World Politics by Baylis and Smith. I referred to the toppers' notes as well as answer sheets such as Satyam Gandhi and Ishita Kishore. I refer to the classroom notes of Shubhra Ranjan Madam as well as only IS short comprehensive notes. For online sources for IR, I refer to ORF, EPW, The Hindu, IDSA, and PRS India. These are a few of the sources that I referred for my PSIR strategy. And if you want to read about them in depth, I would ask you to go to my Telegram channel and have a look. Essay strategy, okay, essay के लिए आप you can start writing it weekly. एक it has एक anecdote या फिर एक कोई real time example से आप start कर सकते हो उसको फिर मेरा strategy था कि ऐसे मैं एक P pestle करके फॉर्मेट में लिखता था. P is philosophical and along with it pestle analysis. Philosophical start and then the pestle analysis would continue. While the conclusion, I used to complete the cycle by bringing back the same story that I had started off in the philosophy aspect, and I would finish the story on a positive note, on a positive context. There is a huge relevance of thinkers and what they have said. उसके वजह से आपके आंसर में डेप्थ आता है. आपके पास अगर कोई रिपोर्ट्स का इंफॉर्मेशन है, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे से मदद हो सकती है. Okay, I think I have answered all the questions. If in case you need to interact more with me, join me at my Telegram channel or follow me on my Instagram. I will reply to you over there. And that's all from my side. Thank you so much for being an interactive crowd, and make sure that you study hard, study well, and keep the focus mode on. Focus नहीं हटना चाहिए. Success is within grabs. Just make sure that you extend that long. Okay, Jai Hind.